गुड मॉर्निंग वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो आज हम फिर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये खूब अच्छे तरह समझ में आएगा। और जब ये समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण अगर हम किसी वस्तु को ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या होती है, वो नीचे के डायरेक्शन में आ जाती है। कल हमने कैलकुलेट किया था, तो g की जो वैल्यू थी g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें पृथ्वी के लगभग मान g का मिला था। ठीक है, तो अब जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे के तरफ गिराते हैं, यानी फ्री फॉल होता है, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। या किसी वस्तु को नीचे से जब ऊपर के तरफ भेजते हैं तो वहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे के डायरेक्शन में काम करता है और वस्तु ऊपर के डायरेक्शन में जाती है। इसीलिए एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद वो नीचे गिरने लगती है। अब यहाँ जो अगर हम गति के समीकरण, जो त्वरित गति है, एक समान त्वरित गति का जो समीकरण है, अगर हम इसको देखते हैं, त्वरित गति का समीकरण है, पहला समीकरण है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, v जो है वो अंतिम वेग है, s जो है दूरी है, चली गई दूरी, t जो है समय है, और a जो है ये त्वरण है। ठीक है, ये हमारे डिजिट हैं। लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, a के जगह यहाँ पे g आ जाएगा जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में गिरेगी। तो जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में गिरती है, ये इस डायरेक्शन में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा v = u + at की जगह आ जाएगा gt, s = ut + ½ gt², और v² आ जाएगा u² + 2gs, जहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को ऊपर के डायरेक्शन में, अगर ऊपर के तरफ फेंकते हैं, ऊपर के तरफ फेंकने पर, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर के तरफ फेंकते हैं तो हमारा जो समीकरण होगा वो चेंज हो जाएगा, v = u - gt, s = आ जाएगा ut - ½ gt², और v² आ जाएगा u² - 2gs। अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं तो a हमारा नीचे के डायरेक्शन में आता, तो ये समीकरण है। तो इस तरह से गति के समीकरण का सिमिलर हम प्रयोग करके यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह गुरुत्वीय त्वरण को रख के हम किसी वस्तु को किस वेग से फेंक रहे हैं, नीचे कब आ रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सारे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो एक एग्जांपल को मैं पढ़ के फिर सॉल्व करता हूँ आपको। आप देखिए, एग्जाम्पल है 10.2, एग्जाम्पल नंबर 10.2, एग्जाम्पल 10.2। क्वेश्चन कह रहा है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड पर आ गिरती है। मतलब एक जगह से गिरेगी और जो टाइम लेगी t =
0.5 सेकेंड में वो पृथ्वी पर आ जाती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान, g इक्वल टू यहाँ दिया है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो धरती पर टकराते समय कार की चाल, पहला धरती पर टकराते समय कार की चाल, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा हमें ज्ञात करना है 0.5 सेकेंड में कार की औसत चाल। फिर तीसरा प्रश्न है धरती के कगार से कगार कितनी ऊंचाई है। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। इतने प्रश्नों का हमें आंसर देना है। अब आप देखो, किसी कगार से हम एक कार को नीचे गिराते हैं, वो पृथ्वी पर आती है, आने में उसमें 0.5 सेकेंड का समय लगता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले धरती पर टकराते समय कार की चाल, तो सबसे पहले मान लेते हैं माना जो कार का प्रारंभिक वेग है, कार का प्रारंभिक वेग, इसका जो प्रारंभिक वेग है, तो पहले कार विरामावस्था में थी, उसे हम u लेते तो u क्या हो जाएगा 0। कार का अंतिम वेग जब वो धरती पर टकराती है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, ये v है। क्या है, v। अब अगर हम गति का समीकरण का प्रयोग करते हैं, प्रथम समीकरण का, तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। अब यहाँ से इसका अंतिम वेग हमें v हमने ले लिया है, तो v इक्वल टू यू, प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा, प्लस g की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू है 0.5 सेकेंड, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10 5 जा 50, यानी 5.0 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब कार धरती पर टकराएगी तो उसका चाल होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 सेकेंड में कार की औसत चाल, ठीक है, तो लिखेंगे कार की औसत चाल। अब यहां पे हम देखते हैं, पहले कार की जो चाल थी क्या थी, वो 0 थी, बाद में कितनी हुई 5 मीटर पर सेकेंड, तो औसत चाल आ जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2। इसकी प्रारंभिक चाल 0 है, बाद में 5 होती मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। कार की जो औसत चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। धरती से जो कगार है जहां से कार को गिरा, कितनी ऊंचाई पे, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब इसका अंतिम वेग जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू है 10 इंटू s, तो 5 5 जा 25 इक्वल टू 20s, या s इज इक्वल टू आ जाएगा 25/20, तो s इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो आ जाएगा 5/4 मीटर। या इसी को लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 24 5 जा, मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई हो जाएगी 1.25 मीटर। मतलब धरती के कगार से कितनी ऊंचाई से कगार कितनी ऊंचाई पे, तो धरती से
कगार 1.25 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10.3। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। मतलब कोई वस्तु है जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जाता है। इस क्वेश्चन में था कि वो नीचे के तरफ आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसे हम ऊपर के डायरेक्शन में फेंकेंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर के तरफ फेंका जाता है। एग्जाम्पल 10.3 है और यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। S इज इक्वल टू इसका है 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। परिकलन कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना है वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, पहला क्वेश्चन है कि उसको कितने वेग से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया। दूसरा है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पहुंचने पर वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर पहुंचने में लिया गया समय, पहुंचने में लिया गया समय। ठीक है, अब देखो यहां वस्तु को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जाता है। अगर वस्तु को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे के तरफ कार्य करेगा। वस्तु को ऊपर के डायरेक्शन में, तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो जी की वैल्यू यहाँ S इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10 मीटर। ठीक है, और दूसरा जी की वैल्यू आ जाएगी जी इक्वल टू यहाँ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड, वस्तु को कितने वेग से फेंका गया। हम मान लेते उसका प्रारंभिक वेग u है, u मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। ठीक है, अगर हम u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से उसको फेंकेंगे तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब वस्तु किसी परफेक्ट ऊंचाई पे पहुंचेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब गति के समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ ये 10 मीटर की डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया है, तो फार्मूला है v² इक्वल टू u² -2gs, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में फेंकी जा रही है। तो v² ये 0 है क्योंकि महत्तम ऊंचाई पे उसका वेग 0 हो जाएगा। u² -2, g की वैल्यू है 9.8 और s की वैल्यू है 10 मीटर। तो आ जाएगा यहाँ से 0 इक्वल टू u² माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 1 19.6 इंटू 10। या इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 196 इक्वल टू u², क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। या u² इक्वल टू 196। ठीक है, अब 196 किसका स्क्वायर है, तो u² इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो गेंद है वो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से ऊपर फेंकी जाएगी, तो 10 मीटर चलने के बाद उसका वेग 0 हो जाएगा। सेकेंड, बस द्वारा उच्चतम बिंदु पहुंचने तक लिया गया समय। अब समय इसका क्या होगा, इस बिंदु में पहुंचने में वो कितना समय लेगी, तो दूसरा फार्मूला है v इक्वल टू u माइनस gt। अंतिम वेग इसका 0 है, u कितना है 14 माइनस g की वैल्यू है 9.8, तो आ जाएगा 9.8। t हमें फाइंड आउट करना है तो t लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका समय, तो यहाँ हो जाएगा 14
इक्वल टू 9.8t या t इक्वल टू आ जाएगा 14/9.8 या t इक्वल टू 140/98। ठीक है, हम 2 के टेबल से डिवाइड करते तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यहाँ जाएगा 70। तो t इक्वल टू 70/49 सेकेंड, इतना सेकेंड उसको वहाँ पहुँचने में लगेगा। ठीक है ना, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई पहुँचने में t इक्वल टू 70/49 सेकेंड का समय लेगी और वह इस ऊंचाई पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फार्मूले का प्रयोग करके अन्य क्वेश्चन का भी सलूशन कर सकते हैं, आसानी से आपका सलूशन हो सकता है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान और भार। ठीक है, यानी मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार। ठीक है ना, द्रव्यमान और भार किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना, कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। द्रव्यमान और दूसरा है भार। ठीक है, मास और वेट। तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है ना, किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का हम द्रव्यमान कहते हैं। भार, अगर द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण g का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें भार प्राप्त होता। द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण के मल्टीप्लिकेशन को हम भार कहते हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों में अंतर क्या है। पहला जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है। भार जो है वो सदिश राशि है। दूसरा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं और भार को हम w से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है F, यहाँ w इक्वल टू m इंटू जी होता है। जो भार होता है वो mg के इक्वल होता है, w इक्वल टू mg, ये इसका भार है। तो इस तरह से द्रव्यमान और भार में हम अंतर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा, द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, भार को w से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे m इंटू जी, अगर हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण g का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें भार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम द्रव्यमान और भार में अंतर प्राप्त कर सकते हैं, द्रव्यमान और भार को समझ सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे हम सामान्य भाषा में तो दोनों को एक समझते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार दोनों अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक यहाँ तक हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक कल हम द्रव्यमान भार में किसी वस्तु का पृथ्वी पे भार कितना है, चंद्रमा पे कितना भार है, इसके अंतर के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के अंतर के द्वारा इसके अंतर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।